पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रासायनिक विज्ञान पाठ 2 परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी परमाणु संरचना क्या है, परमाणु की संरचना किससे मिलकर हुआ है। पहला नंबर तो परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म, यानी 19वीं सदी के पहले देखा जाता था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम तक, अर्थात जब 20वीं सदी लगा तो उसमें क्या हुआ, परमाणु जो है अत्यधिक यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु की संरचना जो है मूल कणों से हुई है। मूल कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, मूल कण हैं। तो परमाणु की संरचना मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुई है। परमाणु की संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से हुई है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सोडियम यानी Na कितना होता है, 11 और 23। तो जब हम इसको यानी परमाणु की संरचना हुई है वो ऑर्बिटलों में बढ़ जाता है। ऑर्बिटल मतलब कक्षक, K-L-M-N। तो परमाणु जो होता है यानी कोई तत्व होता है, उसका क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक ये हो गया। अब नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके बाहरी यानी वृत्ताकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो मतलब धन और ऋण में क्या होता है, आपस में आकर्षण होता है। तो जब आकर्षण होगा तो मतलब ये नाभिक क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और नाभिक का स्थायित्व एकदम से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है आपका, जो क्या कहते हैं, इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे सोडियम परमाणु है तो इसमें जो संरचना, मान लीजिए परमाणु की एक संरचना बना दे रहे हैं। ये अगर सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक यानी P कितना है, 11 है, और N कितना हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो P होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम बढ़ते हैं पहले कक्षा यानी K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L में क्या होते हैं, 8 होते हैं। इस तरीके से हमने बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक क्या हो जाएगा, M में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, सोडियम की संरचना हुई। अब एक और हम बना देते हैं, जैसे पोटेशियम यानी K होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, भार कितना होता है, 40 होता है। तो इसकी जब हम संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, ये नाभिक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, 19, और N न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 21। तो हम ऑर्बिटल बना देंगे, K कक्षक, L कक्षक और M कक्षक, और उसके बाद N। तो K में क्या हो जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, पोटेशियम यानी K 19 और 40 की संरचना हुई।
तो जो हमारा क्या होता है, परमाणु की संरचना होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर होती है। तो ये हो गया। अगला हेडिंग है हमारा, हम नियम के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे हाइजेंस वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत फर्स्ट हेडिंग है, इसको हम पढ़ लेते हैं। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेंस वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ये है, यानी इनके हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने इनको प्रस्तावित किया था इस नियम को। तो उनके अनुसार होता है, किसी भी गतिशील कण के लिए, यानी किसी भी गतिशील कण के लिए, यानी स्थिति और वेग, स्थिति और वेग, यदि स्थिति का सही सही पता लगाया जाए तो वेग में अनिश्चितता होगी, और वेग का सही सही पता लगाया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। अर्थात दोनों का एक साथ निर्धारण क्या है, असंभव है। मतलब दोनों का है, यानी स्थिति और वेग, स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ है, आपका हाइजेंस वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। यानी हाइजेंस वर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रस्तावित किया है। उनके अनुसार क्या है, किसी गतिशील कण के लिए यदि उसकी स्थिति का सही सही पता लगाया जाए तो वेग में अनिश्चितता होगी, और वेग का सही सही पता लगाया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। अर्थात दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका गणितीय रूप भी होता है, हाइजेन वर्ग द्वारा प्रस्तावित नियम के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अनिश्चितता सिद्धांत को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे इनका गणितीय रूप, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या बराबर एच अपान में 4 पाई। तो इनका ये क्या है, गणितीय रूप है। तो यहाँ देखा जाए, जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति
स्थिति में अनिश्चितता, और जो डेल्टा पी है ये संवेग में अनिश्चितता है। अनिश्चित। और जो एच है ये क्या है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक यानी हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग द्वारा प्रस्तावित नियम के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। मतलब ये होता है कि यदि स्थिति का सही सही पता लगाया जाए तो वेग में अनिश्चितता होगी, यदि वेग का सही सही पता लगाया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। और अनिश्चितता सिद्धांत को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल एच अपान में 4 पाई, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वैल्यू जो होता है डेल्टा पाई एच अपान 4 पाई के बराबर या तो इससे अधिक हो सकता है। ये है हमारा क्या, हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला जो है अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम। अगला है अफबाउ का नियम। देखिए अफबाउ जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। यानी अफबाउ जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। तो इसको हम देख लेते हैं। अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना। उसके बाद है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ही अफबाउ नियम कहलाता है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ही अफबाउ नियम कहलाता है। तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ही अफबाउ नियम कहलाता है। तो इसको हम देख लेते हैं एक फिगर के जरिए, फिगर बनाकर। क्योंकि ऑर्बिटल जो होते हैं के एल एम एन होता है, इन ऑर्बिटलों को उपकोष में बांट दिया गया है एस पी डी एफ में बांट दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s।
इस तरीके से हम चित्र को बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जो है उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, भरते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है 1s, उसके बाद फिर क्या होता है 2s भरता है। 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d कक्षक भरेगा। उसके 3d के बाद 4p, 4p भरने के बाद 5s, 5s भरने के बाद 4d, 4d कक्षक पूर्ण होने पर 5p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब 5p कक्षक पूर्ण रूप से भर जाएगा तो 6s में जाएगा। 6s से 4f, 4f से 5d, 5d से 6p और 6p से 7s। उसके बाद फिर 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5f पूर्ण रूप से भरेगा तो 6d, 6d में भरने के बाद 7p, उसके बाद 8s। इस तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s, 4s भरने के बाद 3d, 3d के बाद फिर आएगा 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद भरेगा 5p, 5p भरने के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद आएगा 5d, 5d भरने के बाद 6p और 6p के बाद आएगा 7s, 7s के बाद 5f, 5f भरने के बाद आएगा 6d और 6d के बाद आएगा 7p। इस तरीके से क्या होगा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये फिगर था, फिगर बना लेंगे। और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन यानी अभाव जो एलिमेंट होते हैं उनका यानी अभाव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्रम होता है। तो इसके आगे हम एक दो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं इनके नियम के अनुसार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कोष होता है, कोष यानी ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, कोष यानी के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, यन हो गया, इस तरीके से होता है। तो इन कोष को यानी उपकोष में बांट दिया गया है। उपकोष क्या है आपके 4 उपकोष में बांट दिया। यस यानी के को क्या किया यस में बांट दिया, एल को क्या बांट दिया यस पी, यानी यस पी डी और एफ 4 उपकोषों में बांट दिया गया है। तो यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। और पी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है 6 होती है। पी में 6 क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, तो इसलिए क्या होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में जो होता है अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से इनका एक निर्धारित मतलब पूर्ण संख्या है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हमको याद करना पड़ेगा, इसको हमेशा याद कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका हम अभाव नियम के अनुसार क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यानी 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1s 1 एक इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके बाद फिर 2s 2, 1s 2, 2s 2, उसके बाद फिर क्या आएगा 2p 6। जब 2p 6 आ गया तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10।
उसके बाद फिर 2p के बाद हमारा क्या आएगा 3s आएगा। तो 3s में मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s 1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम मानते हैं Mg यानी मैग्नीशियम 12 का करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब 3s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन गया है और s क्या हुआ पूर्ण रूप से भर गया। अब आगे हम एल्यूमिनियम यानी 13 का अगर करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। फिर अगला क्या है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या हो जाएगा 3p1, क्योंकि 3s भरने के बाद 3p भरेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 3p देख लेते हैं। क्लोरीन Cl यानी 17 होता है, क्लोरीन का कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 3p5। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा क्या अगली कक्षा की स्टार्ट होगा क्या 4s स्टार्ट होगा। जैसे हम 20 का देख लेते हैं 20 यानी Ca 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 है। उसके बाद ये डी नहीं, पहले क्या भरेगा 4s, क्योंकि जो 4s कक्षक होता है और जो 3d कक्षक होता है तो 4s कक्षक की क्या होती है ऊर्जा जो होती है 3d कक्षक से क्या होती है कम होती है। इसलिए क्या होता है पहले 4s भरता है उसके बाद 3d भरता है। तो 4s2 ये हो गया। अब अगली हेडिंग जो है हमारा क्या है अभाव नियम के अपवाद, यानी ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उनका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जैसे हम देख लेते हैं। अभाव नियम के अपवाद। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं Cr क्या होता है क्रोमियम, क्या होता है क्रोमियम नहीं 24 होता है। अगर इसका हम अभाव नियम के अनुसार हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3d4। ये क्या होता है अभाव नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन जो इसका अपवाद है अपवाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s1 होता है 4s1। यस में क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 3d में क्या हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होता है अभाव नियम का अपवाद है, यानी जो अभाव नियम का पालन नहीं करता है। अभाव नियम के अनुसार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है और अगला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 3d में गया, इसलिए यहाँ क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है अभाव नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अभाव नियम के अपवाद कहते हैं। और एक जैसे है Cu कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। अभाव नियम के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। इस तरीके से क्या होता है अभाव नियम के अनुसार होता है। लेकिन इसका जो अपवाद है अभाव नियम के अपवाद के द्वारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1, उसके बाद 3d क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या होता है, अभाव नियम का अपवाद होते हैं, तो जो अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हुआ। अगली हेडिंग है जो आपका क्वांटम संख्याएं। अगली हेडिंग है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं को हम अगले वीडियो में देखते हैं, और इस वीडियो में आपका यहीं तक। अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो या न समझ में आया हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें।